चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा है। हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ दूसरे लोग होते हैं जो शायद उतना काम नहीं करते, लेकिन सारे बड़े फैसले वही ले रहे होते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्यों है? अगर स्मार्ट होना ही सब कुछ है तो हर स्मार्ट इंसान पावरफुल क्यों नहीं होता? ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। वो कहते हैं कि हमें बचपन से जो सिखाया गया है कि सिर्फ मेहनत करो और फल मिलेगा, वो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अच्छा, आधा हिस्सा है? हाँ, असल दुनिया एक अलग ही सिद्धांत पर चलती है जिसे लेवरेज कहते हैं। लेवरेज? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है अपनी ताकत और समय का सही जगह पर इस्तेमाल करके कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा निकालना। लेवरेज? हाँ, ये मेहनत करने का नहीं, बल्कि मेहनत को सही दिशा देने का एक तरह से विज्ञान है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब कम ताकत से ज्यादा काम। तो इसकी पहली सीढ़ी क्या है? कहाँ से शुरू करें इसे समझना? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली विचार से, जिसका जिक्र मैकियावेली ने सदियों पहले किया था। मैकियावेली? ओके। मैकियावेली का कहना था, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें धोखा न दें या तुम्हें नुकसान न पहुंचाएं, तो इस कोशिश में मत रहो कि वो तुमसे प्यार करें। इसके बजाय ऐसी स्थिति बनाओ कि वो तुम पर निर्भर हो जाएं। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब प्यार से ज्यादा भरोसेमंद चीज है जरूरत। बिल्कुल, क्योंकि प्यार एक भावना है। आज है, कल नहीं भी हो सकती। लेकिन जरूरत आसानी से नहीं बदलती। जब कोई अपनी सफलता, अपनी नौकरी या अपने किसी काम के लिए आप पर निर्भर होता है, तो आपको नुकसान पहुंचाना उसके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है। सही बात है, उसका अपना ही नुकसान होगा। हाँ, उसका स्वार्थ आपको सुरक्षित रखने में होता है, भावनाओं की वजह से नहीं। मैं समझ रही हूँ। ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर रोज देखने को मिलता है। हर ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी होती है जिसे सब अनटचेबल मानते हैं। बॉस भी उनसे पंगा लेने से डरता है, और इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कंपनी का कोई ऐसा जरूरी हिस्सा होता है जो सिर्फ वही जानते हैं। कोई पुराना सिस्टम, कुछ बड़े क्लाइंट्स के साथ उनके पर्सनल रिश्ते, या वो पासवर्ड्स जो बस उन्हीं के पास है। एग्जैक्टली, यही लेवरेज है। वो इंसान सबकी पसंद का हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूरी है। तो पहली स्ट्रैटेजी साफ है, ये पता लगाओ कि आपके बॉस की या आपकी कंपनी की सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है, और फिर खुद को उस सिरदर्दी का एकमात्र इलाज बना लो। मतलब इंडिस्पेंसिबल बन जाओ? बिल्कुल। वफादारी जैसी चीजों की आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन आपसे सस्ता या बेहतर ऑप्शन मिला, आप बाहर। लेकिन अगर आप पर निर्भरता है तो आपकी जगह पक्की है। तो ये जो निर्भरता बनाने का आइडिया है, ये तो एक इंसान के लेवल पे हो गया। क्या किसी ने इसे कभी बहुत बड़े, मतलब एक पूरी इंडस्ट्री के लेवल पे इस्तेमाल किया है? क्या खूब सवाल पूछा है आपने। इसी आइडिया को अगर आप 1000 गुना बड़ा कर दें तो हमारे सामने जॉन डी रॉकफेलर की कहानी आती है। 19वीं सदी में अमेरिका में तेल की खोज हुई, और जैसे ही गोल्ड रश होता है ना, वैसा ही माहौल बन गया। हर कोई जमीन खरीद रहा था, कुएं खोद रहा था, इस उम्मीद में कि उनका जैकपॉट लग जाएगा। हाँ, एक तरह का जुआ था। तेल मिल गया तो राजा, नहीं मिला तो सड़क पर। बिल्कुल, हजारों लोग इसी भीड़ का हिस्सा थे। लेकिन रॉकफेलर ने इस पूरे खेल को बाहर से खड़े होकर देखा। उन्होंने सोचा, ये सब लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, तेल। और जहां भीड़ होती है वहां हमेशा रिस्क होता है। ये तो है। तो उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, मुझे तेल खोदने के इस गंदे खेल में उतरना ही नहीं है, मुझे उन लोगों को कंट्रोल करना है जो तेल निकाल रहे हैं। ये तो कमाल की सोच है, पर किया कैसे उन्होंने ये? उन्होंने देखा कि कोई कितना भी तेल निकाल दे, उसे शहरों तक, बाजार तक पहुंचाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे लाइनें, और उस कच्चे तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरीज। अच्छा। तो जहां सब लोग जमीन में पैसा लगा रहे थे, रॉकफेलर ने चुपचाप रेलवे लाइनों और रिफाइनरीज को खरीदना शुरू कर दिया। तो मतलब पाइपलाइन पे कब्जा कर लिया। ठीक पकड़ा। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में अमेरिका में कोई भी कहीं भी तेल निकाले, उसे बेचने के लिए रॉकफेलर के सिस्टम से ही गुजरना पड़ता था। वो तेल की कीमत तय करते थे, वो तय करते थे कि किसका तेल बिकेगा और किसका नहीं। मतलब उन्होंने खुद एक बूंद तेल नहीं निकाला? एक बूंद भी नहीं, लेकिन पूरी की पूरी तेल इंडस्ट्री उन पर निर्भर हो गई। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, तेल बनने की कोशिश मत करो, तेल की पाइपलाइन बनाओ। वाह। असली पावर उस चीज में नहीं होती जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, बल्कि उस सिस्टम में होती है जो उस चीज को कंट्रोल करता है। ये तो सच में दिमाग खोलने वाली बात है।
सिस्टम पर कब्जा करो, चीज पर नहीं। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ इंडस्ट्री या बिजनेस में ही तो नहीं होता होगा। ऑफिस के अंदर भी तो एक अदृश्य सिस्टम काम करता है लोगों के बीच। बिल्कुल। और यहीं पर हमारा अगला नियम आता है, जो फिल्मों की वन मैन आर्मी वाली सोच को पूरी तरह तोड़ देता है। असल जिंदगी में जो अकेला चलता है वो अक्सर कुचल दिया जाता है। ऑफिस हो या समाज, ये हमेशा गुटों, ग्रुप्स और गठबंधनों की दुनिया होती है। एक अदृश्य शक्ति का खेल हमेशा चल रहा होता है। और मुझे लगता है कि जो सबसे मेहनती लोग होते हैं वो अक्सर इसी खेल में पीछे रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा काम बोलेगा। वो लोग जो लंच ब्रेक में भी अपनी डेस्क पर बैठे रहते हैं, जो ऑफिस की चाय या कॉफी वाली गपशप से दूर भागते हैं, ये सोचकर कि मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं, काम करने आई हूँ। वही सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े फैसले कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशंस देखकर होते हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर जरूरी फैसले और ओपिनियन उन कमरों में नहीं बल्कि बाहर बनते हैं, कॉफी मशीन के पास, सिगरेट ब्रेक में या ऑफिस के बाद होने वाली पार्टियों में। वही पता चलता है कि असली में चल क्या रहा है। हाँ, कि हवा किस तरफ बह रही है, कौन ऊपर जा रहा है और किसका पत्ता कटने वाला है। लेकिन इसमें एक खतरा नहीं है कि लोग काम छोड़कर सिर्फ नेटवर्किंग और पॉलिटिक्स में ही लग जाएं। मतलब सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? ऐसा ना हो कि इंसान अच्छा नेटवर्कर बन जाए पर काम में जीरो हो। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सोर्स ये नहीं कहते कि काम मत करो, वो कहते हैं कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है। आपका काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर सही लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। विजिबिलिटी भी जरूरी है। बिल्कुल। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ गॉसिप करना नहीं है। इसका मतलब है अपने काम की विजिबिलिटी बढ़ाना और सही लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। मुझे याद है, मेरे एक पुराने ऑफिस में असली पावर सेंटर वो कॉफी मशीन ही थी। सारे डिपार्टमेंट हेड्स वहीं मिलते थे। अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ काम करवाना है तो ईमेल भेजने से ज्यादा असरदार था वहां जाकर उनके साथ एक कप कॉफी पीना। सही बात है। तो एक मजबूत नेटवर्क वाला औसत परफॉर्मर भी एक अकेले काम करने वाले जीनियस से आगे निकल सकता है, क्योंकि उसके पास सही समय पर सही जानकारी और मदद के लिए सही लोग होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने 3 बातें समझी। खुद को इंडिस्पेंसेबल बनाओ, सिस्टम को कंट्रोल करो और अपना एक मजबूत नेटवर्क बनाओ। लेकिन ये सब करने में एक चीज आड़े आती है, हमारी परवरिश। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, विनम्र रहो, झगड़े से बचो। ये सारे सिद्धांत इस कटथ्रोट दुनिया में कहाँ फिट होते हैं? और यहीं पे हम एक ऐसे नियम पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा असहज कर सकता है। मैकियावेली ने एक और चेतावनी दी थी, वो इंसान जो हर हाल में सिर्फ अच्छा बने रहने की कसम खाता है, उसका बर्बाद होना तय है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच घिरा है जो अच्छे नहीं हैं। मतलब ये अच्छी आदतें, विनम्रता, माफी मांगना, ये तभी तक काम करती हैं जब तक सामने वाला भी उन्हीं नियमों से खेल रहा हो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये एक बहुत ही नेगेटिव और भरोसे को तोड़ने वाला नजरिया नहीं है? अगर हर कोई यही सोचने लगे कि सामने वाला बुरा ही है, तो टीम में काम कैसे होगा? क्या इस तरह काम करके कोई लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है? ये एक वाजिब चिंता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी पर शक करें या खुद बेईमान बन जाएं। इसका मतलब है यथार्थवादी बनना। दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, दुनिया वैसी है जैसी वो है। अगर कोई मीटिंग में आपका क्रेडिट चुरा रहा है और आप अच्छे बने रहने के लिए चुप रह जाते हैं, तो दुनिया आपको अच्छा नहीं, कमजोर समझेगी। अगली बार वो फिर ऐसा करेगा। अगर कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाता है और आप सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए माफी मांग लेते हैं, तो ये आपकी कमजोरी का खुला ऐलान है। मतलब अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। कभी कभी ना कहना, अपने हक के लिए आवाज उठाना और ये साफ कर देना कि आपके साथ बदतमीजी नहीं की जा सकती, ये आपकी इज्जत और आपकी जगह बचाता है। सोर्सेज में एक बहुत अच्छी लाइन है, सबको खुश रखना लीडर का काम नहीं है, ये काम आइसक्रीम बेचने वाले का होता है। ये तो अच्छा था। लीडरशिप में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जो हमेशा सबके पसंदीदा नहीं होते। दुनिया कमजोर को कभी नहीं बख्शती। ठीक है, तो अपनी जगह बनाना और उसके लिए लड़ना भी लेवरेज का ही एक हिस्सा है। इसी लेवरेज के आइडिया को समझाने के लिए एक कहानी का जिक्र है सोर्सेज में, फोर्ड मोटर कंपनी और चार्ल्स टाइनेमेट्स की। वो क्या थी? हाँ, ये लेवरेज की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है। हुआ ये कि एक बार हेनरी फोर्ड की बहुत बड़ी फैक्ट्री का एक विशाल जनरेटर खराब हो गया। पूरी फैक्ट्री ठप पड़ गई। हर घंटे लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। फोर्ड के अपने बेस्ट इंजीनियर्स की टीम दिनों तक लगी रही, पर कोई भी उस जनरेटर को ठीक नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ? कंपनी तो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई होगी। बिल्कुल। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो किसी ने चार्ल्स टाइनेमेट्स का नाम सुझाया।
वो उस जमाने के सबसे जीनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माने जाते थे। स्टाइनमेट्स आए, उन्होंने कोई भारी भरकम औजार नहीं उठाए, वो बस कुछ देर तक उस विशाल जनरेटर के आसपास घूमते रहे। उसे सुना, अलग अलग हिस्सों को छूकर उसके वाइब्रेशन को महसूस किया। वो एक डॉक्टर की तरह मशीन की नब्ज पकड़ रहे थे। और फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चौक का टुकड़ा निकाला और जनरेटर के खास हिस्से पर एक छोटा सा एक्स का निशान बना दिया। उन्होंने इंजीनियर से कहा, इस प्लेट को खोलो, इसके अंदर की 16 कॉइल्स में से एक खराब है, उसे बदल दो। इंजीनियर्स ने वैसा ही किया और जनरेटर पहली ही बार में चालू हो गया। पूरी फैक्ट्री में फिर से जान आ गई। अरे वाह, लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो बिल वाला है ना? हाँ, कुछ दिनों बाद स्टाइनमेट्स ने फोर्ड कंपनी को $10,000 का बिल भेजा। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। हेनरी फोर्ड बिल देखकर चौंक गए। उन्होंने स्टाइनमेट्स से एक नोट भेजा, एक चौक से निशान बनाने के $10,000। प्लीज हमें इसका एक आइटम वाइज बिल भेजिए। इंतजार कीजिए, तो फोर्ड ने वाकई में वो पैसे दिए? क्या इस बात का कोई रिकॉर्ड है? ये कहानी सुनने में जितनी कमाल है उतनी ही अविश्वसनीय भी लगती है। हाँ, ये कहानी एकदम सच्ची है और बहुत मशहूर है। स्टाइनमेट्स ने जो जवाब भेजा वो आज भी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उन्होंने एक नया बिल भेजा जिस पर लिखा था, चौक से एक निशान बनाने की कीमत $1। ये जानने की कीमत कि निशान कहाँ लगाना है $9,999। कमाल। तो मतलब ये हुआ कि असली कीमत घंटों की मेहनत या पसीने की नहीं है, बल्कि उस एक पल के ज्ञान की है जब आपको पता हो कि चोट कहाँ करनी है। मेहनत तो फोर्ड के सारे इंजीनियर कर रहे थे, लेकिन लेवरेज स्टाइनमेट्स के पास था। बिल्कुल। दुनिया आपको मेहनत के पैसे नहीं देती, वो आपको ये जानने के पैसे देती है कि हथौड़ा मारना कहाँ है। आपने पूरी बातचीत का सार एक लाइन में कह दिया। स्टाइनमेट्स की कीमत उनके शारीरिक श्रम में नहीं, बल्कि उनके सालों के ज्ञान और अनुभव में थी। यही लेवरेज का असली मतलब है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक बहुत ही शक्तिशाली तुलना पर पहुंचते हैं जो सोर्सेज में दी गई है, ग्लैडिएटर और राजा की। ग्लैडिएटर अखाड़े में लड़ता है, वो मजबूत है, बहादुर है, उसके शरीर पर चोट के निशान है, वो खून पसीना बहाता है, भीड़ उसके लिए चिल्लाती है, तालियां बजाती है। लेकिन उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कौन करता है? राजा, जो अपनी गद्दी पर आराम से बैठा है और सिर्फ एक अंगूठा हिलाकर बता देता है कि ग्लैडिएटर जिएगा या मरेगा। पूरी लड़ाई ग्लैडिएटर रौंता है, पर असली पावर राजा के पास है। और लक्ष्य यही है कि ग्लैडिएटर की भूमिका से निकलकर राजा की कुर्सी तक पहुंचा जाए। बिल्कुल। अखाड़े में लड़ने वाले तो हमेशा बदले जा सकते हैं, पर राजा वही रहता है और वो कुर्सी कोई आपको तोहफे में नहीं देगा, उसे रणनीति और लेवरेज से हासिल करना पड़ता है। इसमें एक आखिरी विचार भी दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। वो है खुद को एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक कंपनी की तरह देखने का। यू लिमिटेड। हाँ, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। आपकी स्किल्स, आपका समय, आपकी ऊर्जा, ये आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर यानी आपका क्लाइंट आपकी सही कीमत नहीं दे रहा, तो अपनी सेवाएं वहां से हटाइए और किसी ऐसे क्लाइंट को दीजिए जो आपकी कीमत समझता हो। जब आप खुद को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ, अपनी नेटवर्किंग, अपनी ब्रांडिंग के बारे में सोचने लगते हैं, सिर्फ सैलरी के बारे में नहीं। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे आंखें बंद करके मेहनत करना बेवकूफ़ी है। वो गधे और शेर वाला उदाहरण भी बिल्कुल सटीक बैठता है। बिल्कुल। गधा शायद जंगल में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। क्यों? क्योंकि शेर अपनी ऊर्जा बचाता है। वो जानता है कि कब हमला करना है, कब शिकार करना है और कब चुपचाप धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करना है। वो हर चीज के पीछे नहीं भागता, वो लेवरेज का इस्तेमाल करता है। तो इस चर्चा के आखिर में हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर पावर और सफलता का ये पूरा खेल शतरंज की बिसात जैसा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत अच्छा, बहुत वफादार मोहरा बनने की ट्रेनिंग में लगा रहे हैं, जबकि हमें सीखना ये चाहिए था कि खिलाड़ी कैसे बनते हैं।